नमस्कार, जहाँ चाहा वहाँ रहा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम आपको मिलवाएं ऐसी विमेन पर्सनालिटी से, ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी और खेल रत्न से नवाजी गई दीपा मलिक के बारे में। दीपा मलिक ने पहली बार भारत को पैरालंपिक्स 2016 रियो डी जनेरियो में सिल्वर मेडल दिलाया और इतिहास रच दिया। इसके बाद अगर हम बात करें एशियन पैरा गेम्स की, तो 2010, 2014 और 2018 में लगातार 3 कंसेक्यूटिव विन के साथ उन्होंने एक नई इबारत लिखी। किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया। वो अपने आप को डिसेबल नहीं मानती हैं, बल्कि वो तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आइए जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसी रही, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद है आप तक पहुंचे सही जानकारी और आप भी बने भारत की एक खास ऐसी पहचान जो रोशन करे हमारा नाम। संभावनाओं को संभव बनाने का दूसरा नाम है दीपा मलिक। 180 से अधिक टांकों के बाद ज्यादातर लोग जीने का हौसला छोड़ देते हैं, लेकिन दीपा ने अपनी मेहनत, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने के जज्बे के कारण मुश्किल चुनौतियों से पार पाकर कुछ ऐसा कर दिखाया जिस पर देश और दुनिया को नाज है। कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद भी दीपा ने खेलों के प्रति अपने लगाव को कम नहीं होने दिया। उनका सपना देश के लिए नाम कमाना था। शॉटपुट और जैवलिन थ्रो दीपा के पसंदीदा खेल हैं और इसमें उन्होंने देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदक जीते हैं। दीपा तैराकी और मोटर रेसलिंग में भी शानदार खिलाड़ी हैं। इसमें भी उन्होंने भारत को कई जगहों पर ख्याति दिलाई है। हरियाणा के सोनीपत जिले से आने वाली दीपा ने यह सच कर दिखाया कि मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। दीपा का चलना फिरना भले ही पिछले 18 साल से बंद है, लेकिन अपनी उपलब्धियों से वो बुलंदियों के आसमां को चूम रही हैं। दीपा मलिक भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न हासिल करने वाली पहली महिला पैरा एथलीट हैं। दीपा सिर्फ खेल में ही आगे नहीं हैं, वो सामाजिक कार्य करने के साथ साथ कई गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए कैंपेन भी चलाती हैं और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। दीपा को लिखने का भी शौक है। ये अपनी रचनाओं से निराश और हताशा में डूबे लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण लाने का काम कर रही हैं। पैरा एथलीट होने के साथ वे खेल मंत्रालय और शारीरिक शिक्षा पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य समूह की एक सदस्य भी रहीं। दीपा एनएमडीसी के लिए स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए विकलांगता समावेशी बुनियादी ढांचे की विशेषज्ञ सलाहकार भी हैं। कठिन राह और विपरीत परिस्थितियों के बीच सफलता की शानदार इबारत लिखने वाली दीपा मलिक को सलाम। तो दीपा मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत आदर सहित स्वागत मेरे घर में। जी दीपा, अगर हम बात करें ये सारे अवार्ड्स की, एक्कोलेड्स की जो आपने अर्जित किए हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल हैं। और जिस तरह से आप उभर कर आई और 2010 में आपने एक तरह से शुरुआत की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और वो सिलसिला अब तक थमा नहीं है। एक के बाद एक अपने ही रिकॉर्ड्स को आप तोड़े जा रही हैं। हम 2010 की बात करें, 2014 की बात करें या 18 की बात करें। मैं जब ये लास्ट 2018 से नया एशियाई रिकॉर्ड बनाकर तीसरी बार जब लौटी भारत जी, तो मेरे
एक बहुत यंग खिलाड़ी ने मुझे आकर एक बात कही, क्या बात है मैडम, उम्र बढ़ती जा रही है और भाले का डिस्टेंस भी बढ़ाती जा रही हो, क्या करती हो? और वहाँ मेरे को एक थॉट मन में आया कि यही तो हमें सबको सीखना है और सिखाना है कि चाहे उम्र हो, चाहे आपकी लिंग हो, आप स्त्री हो या फिर आपकी दिव्यांगता हो, कोई भी चीज़ आपके सपनों में आड़े नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा जीवन शायद इसी चीज़ को डेडिकेटेड है, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी एंड ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। जो एक लगातार सोच सामाजिक चलती आ रही है, उससे कुछ अलग हटकर करने की ठानी थी जब मुझे आज से 20.5 साल पहले छाती के निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ था। आप एक्कोलेड्स या अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जर्नी कभी भी इसकी नहीं थी। सफ़र केवल यही था कि मुझे सामाजिक मानसिकता पे मेरे को उससे परहेज था कि ये दिव्यांगता में, जिसको पहले लोग अपंगता कहते थे, ये अब कुछ नहीं कर पाएगी। जिस स्त्री के पास मल मूत्र की शक्ति ना हो, जो माँ हो 2 बच्चों की, वो भी बेटियों की, जो पत्नी हो और एक फौजी की बीवी हो, क्योंकि फौज में आपको हर 2 वर्ष नई नई जगह जाना पड़ता है। सबकी सोच थम गई थी, यहाँ तक कि पति की भी सोच थम गई थी। फौज छोड़ दी और उनको नहीं समझ आ रहा था कि सास ससुर के घर के एक कमरे के अलावा मेरे लिए कोई जीवन भी बचा है। तो आपने हिम्मत नहीं हारी, और मुझे ऐसा लगता है अगर हम जैवलिन थ्रो की बात करें, शॉर्ट पुट की बात करें, बाइकिंग की बात करें, स्विमिंग की बात करें, कार रैली के लिए आप निकल पड़ती हैं, क्या कुछ आपने नहीं किया। मतलब ऐसा लगता है कि अब और क्या होना चाहिए, और शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और समाज को कुछ देने के लिए जब भी मुखातिब होने की कोशिश करते हैं, आपको किसी लेवल पर देखते हैं, तो एक चीज़ निकल कर आती है कि जो बाकी लेडीज़ हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनकर निकली हैं। कोशिश ये रहती है कि हर वर्ष कुछ नया जोड़ूं अपने इस सफ़र में। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी पास्ट ग्लोरी को ही सेलिब्रेट करती रहूं कि एक बार ये कर लिया और बस उसी पे पूरा जीवन निकल गया। मुझे अच्छा लगता है अपने आप को चैलेंज करना, नए नए रोल्स में उभर कर आना। शायद आप लोगों ने आपने मुझे स्विमर भी कह दिया, आपने मुझे रैलिस्ट भी कह दिया, लेकिन मेरे और भी रोल्स हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैंने बहुत निभाकर स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर मैं बनी थी NDMC के लिए, और 1 साल मैंने गली गली जाकर जो नई दिल्ली के अलग अलग मार्केट्स हैं वहाँ पे भी जाकर, और सफाई कर्मचारियों के साथ बिल्कुल सुबह 6 बजे उठकर झाड़ू भी लगाकर, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है, वहाँ भी जाकर मैंने काम किया। तो एक वो रूप वो भी है। बाकी जो मेरी फाउंडेशन है व्हीलिंग हैप्पीनेस, जो मेरी बिटिया के साथ मैं चला रही हूँ, बड़ी बेटी के साथ, उसमें हम लोग गांव-गांव जाकर रूरल आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और जो मेरे जैसे व्यक्तियों को चैलेंज आता है, चाहे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, चाहे उनको मेडिकल कैंप लगवाकर सही मेडिकल गाइडेंस देना, और यही नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसके शरीर में क्षति हुई है, बल्कि उसके परिवार के लिए। क्योंकि मैं भी देखिए, मैं 20.5 साल से 2 दशक से मैं इस कुर्सी पर हूँ, तो जैसे मैं इस शरीर में जी रही हूँ, वैसे इस शरीर के चैलेंजेस को परिवार भी निभा रहा है, खासकर मेरी बेटियाँ, क्योंकि उनकी माँ दूसरों से अलग है। तो ऐसा जो इम्पैक्ट मेरे पे आता है साइकोलॉजिकल, वो शायद बच्चियों के बड़े होने पे भी आ सकता था अगर हमने मानसिकता उनकी सही नहीं रखी होती, सकारात्मक नहीं रखी होती। तो ऐसी सोच समाज में देते हैं, और उससे ज़्यादा मेरे को प्राउड फील होता है कि 130 करोड़ भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम आदरणीय मोदी जी का नया भारत कहते हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास रखते हैं, तो ऐसे भारत के प्रतिरूप को
संबोधित करने के लिए पूरे संसार में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन मैडम न्यूजीलैंड की, उन्होंने मुझे न्यूजीलैंड का फेलोशिप दिया और 130 करोड़ इंडियंस के बायलैटरल रिलेशनशिप का सो एक महिला और वो भी एक दिव्यांग महिला, उसको चुना गया भारत का प्रतिबिंब बनने के लिए। लेकिन तो आपको ये नया स्वरूप है भारत का। लेकिन आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपने कभी सोचा होगा कि मैं डिसेबल हूँ। जिस तरह से आपने एक इंक्लूसिवनेस आई, और मोदी जी की आपने बात की, टॉप स्कीम का क्या फायदा रहा आपके लिए? टॉप स्कीम ने तो जिंदगी बदल दी। जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसके अंदर घुसना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा अचानक जैवलिन से शॉटपुट बदली हुआ गेम, और मुझे पास एक ही साल था वो गेम फटाफट सीख कर उसमें पारंगता हासिल कर और फिर अपना नाम ए लेवल क्वालिफिकेशन के साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम में दर्ज कराना। और वो जो सहायता मिली विच अलाउज यू कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, आपको जैसी ट्रेनिंग चाहिए, और खासकर एक दिव्यांग खिलाड़ी को जिसमें मुझे एक महिला भी साथ चाहिए होती है, क्योंकि मेरे को मलमूत्र की शक्ति नहीं है, कभी स्टूल पास हो जाता था, डायपर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता, तो ट्रेनिंग के समय मुझे डायपर भी चेंज करना है, कैथेटराइजेशन भी करना है, साथ में मुझे 2 अटेंडेंट्स चाहिए जो मेरी पैर को पकड़े, मेरी छाती को पकड़े, ताकि मैं गिर ना जाऊं डंबल करते हुए, ट्रेनर चाहिए, और मेरे जो बायोमैकेनिक्स के ट्रेनर हैं, क्योंकि मसल जगह जगह काम करती है और जगह जगह नहीं भी करती है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया में अभी कोचेज़ ऐसे नहीं हैं जो अलग अलग दिव्यांगता की श्रेणी को बहुत सही तरीके से समझें। उनको एक ही मेथड आता है सिखाने का, लेकिन वो मेथड शायद मेरे पे अप्लाई नहीं होता। मेरा बैलेंस नहीं है, मेरी मसल नहीं काम करती, मेरी पीठ पूरी कटी हुई है, मेरी सर्वाइकल वीक है, तो कैसे बॉडी स्टेबलाइज करके ट्रेनिंग करानी है, ये सारा जो साइंस है। और मैं बहुत ओपनली कहती हूँ कि मैं 46 वर्ष की आयु में ये प्रैक्टिस कर रही थी। वो वैसा वर्ष था जब मेनोपॉज में थी मैं, और बॉडी में बहुत जो महिलाओं को एक कष्ट आता है हेवी ब्लीडिंग का, हार्मोन्स हम ले नहीं सकते थे क्योंकि हमारा डोप टेस्ट होता है, तो डाइट से बॉडी की जो हार्मोनल चेंजेस है उसे कंट्रोल किया गया। So it was hard to manage everything. Like yes, if we talk about diet and exercise, it is very cost effective. इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। कौन सी डाइट लेनी है, कौन सा खाना खाना है, कौन सा डॉक्टर को एडवाइस करना है, गायनोकोलॉजिस्ट भी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, स्पाइनल इंजरी डॉक्टर भी चाहिए ऑन बोर्ड, कि इंजरी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने हमको वो फैसिलिटी दी, ये ऑल राउंड जो, और उसी का नतीजा है कि 1 साल के अंदर ही बॉडी इतनी तैयार हो गई कि मैं अपने भारत के लिए पहला महिला का मेडल लेकर आई 2016 में, और ये 2020 है, और उम्मीद करती हूँ कि और महिलाएं आगे आकर पैरालंपिक्स में मेडल लें। बिल्कुल। अपने दर्शकों को हम बता दें जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि 183 टाँके इनके शरीर में आए, 3 मेजर सर्जरीज हुई, किस तरह से इन्होंने अपने वेट को मेंटेन किया और क्या क्या चैलेंजेस थे उन पर हम बात करेंगे। लेकिन 2010 में इन्होंने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ी, वो क्या थी वो भी जानते हैं इनसे। दीपा, क्या था वो, और आपको किस चीज़ का शौक था इनिशियली, उसको आपने छोड़कर स्पोर्ट्स में आना ठीक समझा? आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, शौक, और मैं बार बार हर प्रोग्राम से, हर मन से यही कहती हूँ कि कुछ शौक जिंदा रखिए। शौक जब होते हैं तो शोक नहीं आता है। जैसे खिचड़ी, आपने कहा आपको क्या बनाने का शौक है, तो मुझे खाना बनाने का शौक है, और खिचड़ी को जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे एक ख्याल मन में आता है कि जब जब खिचड़ी रसोई में बनती है तो वो एक रोगी को निरोगी कर देती है, वही खिचड़ी अगर दिमाग में पकती है तो वो निरोगी को रोगी बना देती है। बिल्कुल। तो जितना आप सुलझे हुए रहें, जितने अंदरूनी रूप से खुश रहें, और खुश रहने के स्रोत शायद वो होते हैं जो हमें, हमारे शौक होते हैं, हमारी रुचि होती है, जो हमारा पैशन होता है, क्योंकि जो भी काम रुचि और पैशन से किया जाता है
वो आपको खुशी देता है, और खुशी देने वाला काम हमेशा आपको प्रेरणादायक लगता है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने अपने खाने बनाने के शौक को परिवर्तित किया एक छोटे से होम डिलीवरी काउंटर में, इस कुर्सी से बैठे बैठे सुपरविजन किया, कुछ और लोग जोड़े, तो वो रेस्टोरेंट, फायरलेस कुकिंग, दैट वाज बेसिकली वो कुकिंग स्टार्ट करी एक टिफिन पैकिंग सिस्टम से स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में, कोने में, अहमदनगर में, आर्मी कंटोनमेंट में, और धीरे धीरे उसने एक रेस्टोरेंट का रूप धारण कर लिया। और वो गार्डन रेस्टोरेंट मैंने 7 साल बहुत सक्सेसफुली चलाया, 2003 से 2010 तक। मुझे कहा गया था कि मैं परिवार पे आर्थिक बोझा बन जाऊंगी, मैं मेरे बच्चों को भूखा मार दूंगी। ये किसने कही ये बातें? लेकिन आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं कभी, आप तो हमेशा लगी रही। ये सोच ही तो बदलनी थी ना मुझे, क्योंकि ये सोच थोपी जाती थी मुझ पे। तो ये सफ़र शायद एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का वो सोच बदलने का ज़्यादा रहा। कब वो अचीवमेंट्स में बदल गया, कब उसमें अवार्ड रिवॉर्ड्स आने लगे, कब नीति आयोग ने कह दिया कि आप विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हैं, तो आई थिंक एक जर्नी शुरू करी थी बड़े निस्वार्थ भाव से, केवल सोच बदलने के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट कर देंगी ये शायद मैंने भी नहीं सोचा था। एक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी भारत को, और बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि श्वेता शर्मा जो इनके पदचिन्हों पे चली, और वो भी भारत का नाम रोशन कर रही हैं और इनको अपना गुरु मानती हैं, और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ये कार्यक्रम देख रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है दीपा, जब से आपने ये शुरुआत की उसके बाद ओलंपिक में बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई, और अगर हम मेंस डिवीजन की बात करें तो वहाँ पर भी चेंज देखने को मिला है। आई थिंक ओवरऑल ये शिफ्ट, शायद इसका श्रेय मैं इंडिविजुअली बिल्कुल नहीं लूँगी, ये शिफ्ट जब आया है जब स्पोर्ट्स को तवज्जो दी गई है। और पिछले 5 सालों में मैं देख रही हूँ कि जो नई नीतियाँ बनी हैं, या एक फिट इंडिया का जो कैंपेन शुरू हुआ है, योगा को हमने रिवाइव किया है, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत अच्छा विजन रहा है, जो खुद स्वस्थता पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि जब हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ होगा। तो ये ओवरऑल जो एक स्ट्रेस आया है स्पोर्ट्स के प्रति, और उसका नतीजा दिख रहा है, और खासकर महिलाओं वर्ग में बहुत दिख रहा है। एबल बॉडी में तो एक के बाद एक इतनी महिलाएं आगे आई हैं, और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन फीमेल पैरा एथलीट्स का भी आगे आया है, चाहे आप बैडमिंटन कहें, पावर लिफ्टिंग कहें, एथलेटिक्स कहें, आर्चरी में एक बिटिया हमारे साथ गई थी, रियो में भी गई थी। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आया है, और इस शिफ्ट का नतीजा ये है कि आज पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जब नए इलेक्शंस हुए हैं, उसमें मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी बनाया गया है। तो एक खिलाड़ी को एक श्रेष्ठ अव्वल स्थान पर रखकर एथलीट सेंट्रिक ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स, जिसमें महिलाओं को तवज्जो ज़्यादा देते हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उदाहरण है। सो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कभी आपने ऐसा सोचा था कि हरियाणा की बेटी होकर हरियाणा के लोगों का कैसा साथ मिला आपको, जब आप घर से बाहर निकलकर आपने कहा कि नहीं, मुझे हताश नहीं होना है, मुझे उदास नहीं होना है, मुझे तो कुछ करके दिखाना है, चाहे व्हील चेयर पे करना है। मेरे को बहुत हैरानी है, हरियाणा में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स रहा। जब तक मैं अपंगता से जूझती हुई एक महिला थी, तब तक मैं बेचारी थी कि इसके बेटा भी नहीं है, इसकी शादी कैसे चलेगी, लड़के का दूसरा विवाह भी कर देना चाहिए। मुझे नहीं समझ आया, मेरे पैरालिसिस से मैं ज़्यादा दुखी थी या मेरे पति ज़्यादा दुखी हुए शारीरिक रूप से, तो चिंता उनकी ज़्यादा थी मेरी बजाय। चिंता इस बात की ज़्यादा थी कि मेरे बेटा नहीं हुआ, हालांकि 2 बेटियों की मदद मुझे ज़्यादा रही इस शरीर में। लेकिन जैसे ही मैंने खिलाड़ी का रूप लिया, वो महिला ऐसी महिला बन गई जिसको पूरे गांव ने सर आंखों पे बिठाया, उसे अपने गांव का शेर कहा, उसे पूरे गांव में झांकी में बिठा के निकाला गया। एक एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर उसका 200 गाड़ियां आई थी गांव के एरिया से, और मलिक खाप के 61 गांव ने
मुझे गदा दे के सम्मानित किया। खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें, जहाँ चाह वहाँ राह के लिए मैसेज। महिलाओं के लिए एक ही मैसेज है कि विमेन लिबरेशन को शायद हम लोग गलत डिफाइन कर रहे हैं। विमेन लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर को नीचा दिखाना या उनसे कोई कंपटीशन करना। विमेन लिबरेशन का सही मायने में अर्थ ये है कि एक महिला अपने आप को खुश रखते हुए, अपनी लाइफ में एक करेक्ट बैलेंस लाते हुए, देश की तरक्की में, परिवार की तरक्की में, और अगर वो माँ है तो एक अच्छे नागरिकों को बड़ा करते हुए वो अपना काम सुचारू रूप से रखे। साथ ही वो कुछ वक्त निकाले, अगर उसके अंदर कोई पैशन है, हॉबी है, वो उसको भी परसू करे। हमसे जुड़ने के लिए, जहाँ चाह वहाँ राह कार्यक्रम में हमें अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और टोक्यो ओलंपिक के लिए हम आपको एक बार फिर से बधाई देते हैं। जिस तरह की आप तैयारियां कर रही हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे मेडल आने वाले हैं, खासतौर पे पैरालंपिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शुभ समाचार मैं अपने तमाम खिलाड़ियों तक लेकर पहुंचूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी दीपा मलिक की बेटी देविका मलिक भी उनसे प्रभावित हैं और वो भी उनके नक्शे कदम पर चलकर देश का नाम रोशन करने के लिए कुछ अनूठा कर रही हैं। और अब हमारे साथ हैं देविका मलिक, दीपा मलिक की बेटी, जिन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने यंग अचीवर अवार्ड के तौर पर नवाजा, खुद अपने हाथों से, और जो कि को फाउंडर हैं द व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन की। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो अपनी माँ की इस लेगेसी को लेकर आगे जा रही हैं, किस तरह से अवेयरनेस फैला रही हैं लोगों के बीच, और किस तरह से अपनी फील्ड में काम कर रही हैं। देविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर अपनी मदर को देखती हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मदर कि हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे घर में ही है, जिनके फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। और आपने देखा, उनकी जर्नी के बारे में सुना, उनकी जो स्पोर्ट्स जर्नी रही, उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने की जर्नी रही। उन्होंने ना ही केवल अपने चैलेंजेस के साथ कोप किया है, बल्कि बचपन में मुझे भी उन्होंने मदद किया है इस तरीके से बड़ा करने में कि मेरी डिसेबिलिटी मेरी प्रोग्रेस को हिंडर ना करे और मुझे कभी ऐसा ना लगे कि मैं दूसरे बच्चों से कम हूँ। तो बचपन से ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना और पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ाना, ये मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि अगर आपको बचपन में कोई डिसेबिलिटी होती है तो कभी कभी इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और आप अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमेशा ये फोकस किया कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। आपसे जो लेस फॉर्चुनेट हों उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। अपने अचीवमेंट्स पे, अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए। तो मैंने भी स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ क्योंकि बचपन से मैं देखती आ रही हूँ किस तरीके से वो ना ही केवल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती आई हैं, बल्कि अपने जैसे दूसरे लोगों को जिनको कोई भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हमेशा से एडवाइस करती आई हैं और अपने साथ लेके आगे बढ़ती रही हैं। तो इसी सोच के साथ हमने ये फाउंडेशन भी शुरू करी, व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन, जिसमें अब हम दूसरे जो लोग हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, स्पेशली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से, उनको हम सपोर्ट करते हैं और एनेबल करते हैं कि वो आगे आएँ और वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करें। तो इसी के चलते मुझे भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं और नेशनली, इंटरनेशनली मैंने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए हैं, मेडल्स जीते हैं। तो जिस तरीके से आपने कहा, इंटेंशन यही है कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना, मेरी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ाना और उनके फुटस्टेप्स पे चलते जाना। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम विमेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आप अपने घर की लड़कियों को किस तरीके से बड़ा करते हैं, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा के रखते हैं कि आपकी कोई भी लिमिटेशंस हैं आप उससे एक्सीड कर सकते हैं और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। बेहद सरल स्वभाव वाली दीपा मलिक ने सफलता की उन बुलंदियों को छुआ है जिसका सपना ज्यादातर खिलाड़ियों का होता है। दीपा ने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 68 से ज्यादा पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में दीपा मलिक के 23 पदक हैं।
2007 में उन्होंने ताइवान में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता था। 2008 में बर्लिन में उन्होंने तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। दीपा राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के लिए चयनित हो चुकी हैं। जैवलिन थ्रो स्पर्धा में दीपा मलिक के नाम एशियाई कीर्तिमान भी है। 2010 में चीन में हुए पैरा एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2011 में आईपीसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपा मलिक ने रजत पदक अपने नाम किया। 2016 रियो पैरालंपिक खेलों में दीपा मलिक ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी महिला पैरा एथलीट ने इससे पहले नहीं किया था। दीपा मलिक ने शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश को एक स्वर्णिम सफलता दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में दीपा मलिक के 18 पदक हैं। दीपा भारत की एक ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया। दीपा ने सब जीरो तापमान में 8 दिन 1700 किलोमीटर की यात्रा करके रेड डी हिमालय की 18,000 फीट की चढ़ाई की थी। इस यात्रा में दूर दराज के हिमालय, लेह, शिमला और जम्मू सहित कई कठिन रास्ते शामिल थे। इस चढ़ाई के साथ उन्होंने साबित कर दिया था कि वे मजबूत आत्मबल और इरादों वाली हैं और उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो शारीरिक दिव्यांगता हो या फिर लिंग या फिर उम्र ही क्यों ना हो। 2012 में दीपा मलिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न हासिल करने वाली वो दूसरी पैरा एथलीट हैं और पहली महिला पैरा एथलीट हैं। सफलता का ये सफर जारी है और उम्मीद है कि ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। तो ये थी कहानी दीपा मलिक की जुबानी कि किस तरह से उन्होंने डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स और चैलेंजेस को पार किया और इस तरह से इमर्ज होकर आई एक इंस्पिरेशन के रूप में, जो आज हर कोई चाहता है कि डिसेबिलिटी अब कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे पार ना पाया जा सके। एक ऐसी कहानी फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए अगले कार्यक्रम में। ऐसी ही एक पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।